नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जो जनवरी 2025 का अंक है, उसके अलग-अलग सेक्शंस को मैं आपके समक्ष छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी क्रम में आज मेरा अपना जो व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ जो इसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगता है इस मैगजीन में, वो ये है कि योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, ये जो 3 मैगजीन आती हैं, इसके किसी न किसी एक माह का संस्करण ये उठाते हैं और उसमें जितने भी लेख होते हैं, उन लेखों से जो फैक्ट्स हैं उनको निकाल करके एक जगह समराइज करके रख देते हैं। और होता क्या है कि ये तीनों जो सरकारी जो वो है जो मैगजीन है, और इनके जो फैक्ट्स जो इसमें राइटर्स लेखक लिखते हैं, वो कई बार वो चेक किया जाता है, तो उनके फैक्ट्स में गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज जो है योजना नवंबर 2024 का जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जनवरी का इशू है और नवंबर का जो है इसमें समसामयिक मुद्दे दिए गए हैं। तो इसमें जो योजना मैगजीन है उसका नवंबर माह का जो इशू है, उसका जो है फैक्ट्स इसमें आज इस बार संकलित किए गए हैं। तो इसके पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा प्रयास, हमारी मेहनत अच्छी लगे, आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको नियमित मिलता रहेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो ये जो है भारतीय संविधान के 75 वर्ष गरिमापूर्ण यात्रा, इस नाम से जो इसमें लेख प्रकाशित हुआ है, इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं। संविधान सभा का गठन और पहली बैठक कब हुई थी? तो गठन हुआ था 1946 में और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आपको, मैं मानता हूं कि आपको ये सारे फैक्ट्स मालूम है, याद है, लेकिन जब इस प्रकार के वीडियो 10 मिनट का आप देखोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा और मजबूत हो जाएगी तैयारी। भारतीय संविधान में कौन से आदर्श शामिल हैं? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। याद रखिएगा, ये जब भी पूछेंगे तो 4-4 के ग्रुप बना देंगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अगले में होगा न्याय, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका, ऐसे करके कुछ बना देंगे और आप जो है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसमें 3 घटक हैं: मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। यही संविधान के प्रमुख घटक हैं। ये हमको औरों से अलग बनाते हैं। बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति हर देश में होती है और लगभग इसी प्रकार होती है। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ था। और ये मूल ढांचा, बार बार न्यायपालिका में बात होती है कि ये संविधान के मूल ढांचे के अनुसार है, ये संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। तो ये है क्या? तो ये संविधान की व्याख्या में बदलाव लाया गया था मूल ढांचे के माध्यम से। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका क्या थी इसमें संविधान को बनाने में? तो जो मसौदा समिति बनाई गई थी, उसका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था और डॉक्टर अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इसका उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को इसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। जो अभी की हाल में ही जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, अनुच्छेद 370, उसमें क्या बदलाव हुआ है? इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये मेनका गांधी और भारत सरकार, मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार, जो 1978 में महत्वपूर्ण केस हुआ था, उसका क्या महत्व है? तो उसमें ये बताया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की थी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का जो है विस्तार किया गया था। इसमें कम से कम 21-22 चीजें शामिल की गई थी और कहा गया था ये जीवन के अधिकार के लिए ये सभी जरूरी है और उसी में शामिल किए जाते हैं। अगला जो लेख है इसमें, वो है भारतीय संविधान का विकास, संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान का विकास किससे प्रेरित हुआ? तो ब्रिटिश शासन के 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम जो हैं, उसी से हमारा भारतीय संविधान कहीं ना कहीं वही रूट में है, वही हमारी जड़ में है।
1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत संविधान का कितना हिस्सा है, तो लगभग 65% हिस्सा जो है, जो सबसे लेटेस्ट अधिनियम था, वो भारतीय संविधान का 65% हिस्सा यहाँ से लिया गया है। कुछ हिस्सा 1919 से, कुछ हिस्सा 1909 से और कुछ हिस्सा विश्व के अलग अलग देशों के अन्य संविधानों से लिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान जो है वो ब्रिटिश शासन के 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में है। अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 106 बार संशोधन हो चुका है। लेकिन इस संख्या को कभी भी ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि ये हर साल 1-2 संशोधन होते रहते हैं। और अगर आप साल भर बाद वीडियो देखेंगे, आज दिसंबर 2024 है, अगर इसके साल भर बाद आप वीडियो देखेंगे तो ये संख्या बदल चुकी होगी। मूल संरचना सिद्धांत ये कब स्थापित हुआ था, ये 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का जो केस था, उसमें संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो स्थापित हुआ था। 42वें और 44वें संशोधन का क्या महत्व है, तो 42वें जो संशोधन है उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 44वें में लोकतांत्रिक संतुलन बहाल हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण है 42वां संशोधन। कम से कम 40-50 बार तो मैं इस क्वेश्चन को जो है अलग अलग एग्जाम में देख चुका हूं कि भारत का 42वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसके अलावा कथन और कारण बना करके ये कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, उसके बाद ये जो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन है, ये भी बहुत बार आ चुका है। तो इन दोनों को एक साथ याद रखिए। पंचायती राज व्यवस्था और 74 में नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 73वें और 74 में मिला था। 73वें से पंचायती राज को और 74वें में जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला देखते हैं, 99वां संशोधन कौन सा था, तो इसमें एक न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसमें सरकार ने एक आयोग बनाने की का जो है संशोधन किया था और उसमें यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा और उनकी मंशा ये थी कि इस पर भी जो है सरकार का कंट्रोल हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो इसमें 106वां संशोधन है अभी लेटेस्ट, वो क्या है, वो महिलाओं को 33% आरक्षण देना है संसद में, सदनों में, तो उसके लिए 106वां संविधान संशोधन किया गया है। ये जो 61वां संशोधन, ये भी प्रश्न कई बार आया है। इसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और माना गया था कि जो भारत के नागरिक हैं अगर वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वो उनमें राजनीतिक विवेक पर्याप्त हो जाता है कि वो वोट दे सकें। अगला देखते हैं, संविधान के बदलते समय के साथ क्या सुनिश्चित किया है, तो वो समावेशी और प्रासंगिक बना रहा है। जो लगातार बार बार इसमें संशोधन किए गए हैं, इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये रहा कि ये कभी भी ऑब्सोलीट नहीं हुआ। नहीं तो बहुत से देशों में जब संशोधन नहीं किए गए तो सीधे 30 साल के बाद 20 साल के बाद पूरा का पूरा संविधान ही बदलना पड़ा। लेकिन इसमें समय समय पर संशोधन किए गए और वो इंक्लूसिव और इफेक्टिव बना रहा। उभरते मुद्दों के लिए संविधान कैसे प्रासंगिक है, तो हमारा संविधान जलवायु परिवर्तन की बात करता है, डिजिटल अधिकार की बात करता है और सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी जो है सॉल्व करता है। भारतीय संविधान को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, एक जीवंत लचीला दस्तावेज जो लोकतंत्र और समाज को सशक्त बनाता है। इसीलिए भारत में आज तक जो है डेमोक्रेसी जिंदा है, कभी सैन्य तानाशाही या अन्य जो है कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई। अगला देखते हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका। जो ये लेख है इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स निकल के आए हैं। भारतीय संविधान किस पर आधारित है, तो ये एक सुधारवादी संविधान है जो सामाजिक न्याय और राज्य के हस्तक्षेप पर जोर देता है। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा था, इन्होंने कहा था ये एक सामाजिक क्रांति का माध्यम है। नाम याद रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित वर्गों ने के लिए संविधान ने क्या सुनिश्चित किया? तो आरक्षण और अधिकार सुनिश्चित किए, जिससे कि उनका सशक्तिकरण हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या महत्व है? तो सभी नागरिक जो है समान राजनीतिक अधिकार देकर के लोकतंत्र को मजबूत किया गया है कि जो देश के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति और से संबंधित हो, अगर वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और मतदाता सूची में उनका नाम है, तो वो मत देने का अधिकार रखते हैं। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 का उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 17 का उद्देश्य है अस्पृश्यता को समाप्त करना और 23 का जो उद्देश्य है वो है बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी पर रोक लगाना। याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकारों में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करना, अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी पर रोक लगाना। जो गांधीवादी दृष्टिकोण और सुधारवादी संविधानवाद में क्या अंतर है? तो गांधीवादी जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि व्यक्तिगत नैतिकता पर आधारित है, अर्थात हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सुधारें और देखें कि हमको नैतिक बना रहना है। जबकि जो सुधारवादी संविधानवाद है वो राज्य की सक्रिय भूमिका को महत्व देता है। वो ये कहता है कि आप अगर स्वयं नैतिक रूप से सही नहीं है तो हम आपको नैतिक बना देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिए हैं, इनका क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता देना। ये इनका उद्देश्य है कि ये सभी लक्ष्य जो हैं भारत सरकार को जब नीतियां बनाती है तो इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखती है और ये ध्यान रखती है कि इन सभी जो लक्ष्य हैं इनको हमको धीरे धीरे प्राप्त करना है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है? तो ये समाज का पुनर्निर्माण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, यही जो है इनका उद्देश्य है। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? ये नागरिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं और राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? ये समाज के पुनर्निर्माण के लिए है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किस पर जोर दिया गया है? तो राज्य की सामाजिक और आर्थिक न्याय में भूमिका। तो ये और कुछ नहीं है, ये वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला देखते हैं, भारत में एआई का भविष्य, चिंताएं, आपराधिक जांच, पूर्वानुमान, सक्षमता। ये जो लेख है ये एआई के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो इसमें जो पॉइंट निकल के आए उनको देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ने किस प्रकार की क्रांति लाई है? तो डेटा विश्लेषण, भविष्यवाणी क्षमताओं के माध्यम से व्यवसाय, सरकार और समाज के संचालन में इन्होंने जो है यही क्रांति लाई है। अगला देखते हैं, डीपीडीपी 2023 और बीएनएस 2023 का उद्देश्य क्या है? तो एआई और डेटा उद्योग पर कड़े नियमों को लागू करना। एआई प्रोफाइलिंग का क्या कार्य है और इसकी क्या चिंताएं हैं? यह उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करके सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन डेटा गोपनीयता और दुरुपयोग जो है ये चिंता बढ़ाता है। डीपीडीपी अधिनियम 2023 ने उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार दिया है? तो डेटा को संशोधित या मिटाने का अधिकार जो है ये डीपीडीपी अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है। अगला जो हमारा फैक्ट है वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने एआई को कैसे सक्षम किया है? तो पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग और डिजिटल फॉरेंसिक में जो है एआई का उपयोग करना। एआई की पूर्वानुमान क्षमताओं के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या है? तो डाटा पूर्वाग्रह और गोपनीयता के उल्लंघन की हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। व्यवसाय को कौन सा एआई मॉडल अपनाना चाहिए? तो गोपनीयता प्रथम मॉडल जो है ये व्यवसायों को अपनाना चाहिए, जो डेटा सुरक्षा और व्यक्तिकरण प्रदान करे। अगला देखते हैं, अगला जो लेख है वो है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, बीएनएस के प्रभाव का मूल्यांकन। अर्थात जो भारतीय न्याय संहिता है, जो पहले भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी जाती थी, उसी का नाम बदल के नया कानून पारित हुआ है भारतीय न्याय संहिता, और इसका उद्देश्य दंड देना न होकर के न्याय करना है। भारतीय न्याय संहिता किस पर अधिक जोर देती है? तो ये न्याय पर जोर देती है, जबकि भारतीय जो दंड संहिता आईपीसी थी वो मुख्य रूप से दंड पर केंद्रित थी। ये कानून कब से लागू हुए हैं? तो 1 जुलाई 2024 से भारतीय जो न्याय संहिता और बीएनएस
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, तो इनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। नए अपराधों को के लिए कठोर दंड का प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को परिवर्तित करके देशद्रोह कर दिया गया है, क्योंकि राजद्रोह तब शब्द था जब यहाँ पर जो है गणतंत्र न होकर के राजतंत्र था। तो अगर किसी राजा के विरुद्ध कोई द्रोह होता है तो उसे राजद्रोह कहते हैं। लेकिन चूंकि अब लोकतंत्र लागू है, गणतंत्र लागू है, तो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति विशेष राजा के विरुद्ध द्रोह नहीं कर सकते हैं। आप अगर करेंगे तो देशद्रोह माना जाएगा। ये नए कानून में धारा 152 है, जो भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा पर केंद्रित है। राजद्रोह का नाम बदल के देशद्रोह कर दिया गया है। इसमें छोटे अपराधों के लिए सजा का कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है, तो सामुदायिक सेवा, जो प्रायश्चित सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात अगर आप कोई छोटा मोटा अपराध करेंगे तो आपको सामुदायिक सेवा करना पड़ेगा, जो ये आपके प्रायश्चित पर आधारित है। संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध के लिए धारा 111 और धारा 112 के तहत कठोर दंड सुनिश्चित किया गया है। भीड़ द्वारा हत्या, ये बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है, मॉब लिंचिंग और घृणा अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता ने क्या कदम उठाए हैं, तो कठोर दंड का प्रावधान किया है। जैसे धारा 103 और 117, 103 मॉब लिंचिंग के लिए और 117 घृणा अपराधों के लिए। आतंकवादी कृत्यों को भारतीय न्याय संहिता में कैसे परिभाषित किया है, तो धारा 113 के तहत पहली बार व्यापक और समावेशी रूप से आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान है, तो तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है और अन्य 2 लिंगों की तरह ही इनको समान और सुरक्षा प्रदान किया गया है। झपट्टा मारने अर्थात स्नैचिंग जैसे अपराधों के लिए क्या बदलाव हुए हैं भारतीय न्याय संहिता में। झपट्टा मारना जैसे चैन स्नैचिंग है या पर्स खींच ली जाती है, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और दंडनीय बनाया गया है। बच्चों को अपराध में शामिल करने वालों के लिए किस धारा के तहत सख्त दंड का प्रावधान है, तो धारा 95 के तहत सख्त दंड का प्रावधान हुआ है। झूठी और भ्रामक जानकारी के प्रसार के लिए कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है, तो धारा 197 के तहत इसे अपराध घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता ने क्या प्रावधान किया है, तो धारा 48 में इन्हें दंडनीय बनाया गया है और भारत के बाहर किए गए उकसावे को भी कवर किया गया है कि अगर भारत के बाहर भी कोई जो है अपराध होता है जो भारत से संबंधित है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसे जो आधुनिक समस्याएं हैं, जो अपराध हैं, उनको हैंडल करना, ये जो नया नियम बनाए गए हैं इनका ये उद्देश्य है। अगला जो हमारा लेख है वो श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव। तो भारत में श्रम विवादों का समाधान किन पुराने कानूनों के तहत होता था, तो 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ये हैंडल किया जाता था। इसके अलावा 1924 का जो ट्रेड यूनियन अधिनियम था वो भी लागू था और 1946 का औद्योगिक रोजगार अधिनियम, ये सब जो लागू थे सब आजादी के पहले के थे। अब जो है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जो चल रहा है इस समय, इसका उद्देश्य है पुराने अधिनियमों को सरल बनाकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। अर्थात जो ऐसे कुछ उसमें वो थे कि जो उद्योगों के विकास के मार्ग में बाधा थे, ऐसे सभी नियमों को चेंज कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता ने श्रम विवादों को कैसे प्रभावित किया है, तो कठोर दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में। अर्थात जो लोग जो है श्रम विवाद पैदा करेंगे लोग और जो है कंपनी को बंद करवाएंगे बार बार जबरदस्ती हड़ताल वड़ताल, उनको जो है जबरदस्त दंड मिलेगा। औद्योगिकरण ने किस प्रकार की समस्या को बढ़ावा दिया है, तो प्रबंधन और श्रमिकों के बीच असमानता बढ़ी है, जिससे विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता बढ़ी। जो लगातार असमानता बढ़ती जा रही है उससे जो विवाद बढ़े उसके लिए जरूरी हो गया कि उसका कुछ रिजोल्यूशन जो है परमानेंट जो है निकल के आवे।
श्रम विवाद समाधान के लिए कौन से प्रावधान संरक्षित किए गए हैं? तो द्विपक्षीय मंत्र, तृतीय पक्ष मध्यस्थता और न्याय निर्णय। अर्थात जब विवाद होगा तो पहले ये दोनों लोग बैठ के बातें करेंगे, अगर नहीं सुलझता है तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, कोई तीसरा इन लोगों के उस पर समझौता करेंगे, अगर तब भी नहीं मानते हो तो न्याय निर्णय होगा, अर्थात कोर्ट शामिल होगी और वो जो है बाध्यकारी होगा। भारतीय न्याय संहिता ने अवैध हड़तालों के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू किए हैं, जिससे नियोक्ताओं के आर्थिक और जो प्रॉपर्टी है दोनों को सुरक्षा मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ क्या समस्या है? वे समाधान तंत्र से बाहर हैं, जिससे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच में असमानता बढ़ गई है। ई डिस्प्यूट फाइलिंग पोर्टल का क्या महत्व है? इसने विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल व सुलभ बना दिया है। अगला देखते हैं, साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय कानूनों में बदलाव। इस लेख के अंतर्गत भी भारतीय न्याय संहिता और ये जो हमारे नए अधिनियम है इनके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके उद्देश्य क्या है? तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को साइबर अपराधों के लिए आधुनिक बनाना। और इसका मुख्य प्रावधान क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? तो डिजिटल साक्ष्यों का संग्रह, भंडारण, प्रस्तुतिकरण के लिए कठोर प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176(3) का उद्देश्य क्या है? तो 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक ऑडिट को अनिवार्य कर देना। मतलब और साइंटिफिक बनता जा रहा है। डिजिटल साक्ष्यों को जांच में कैसे शामिल किया गया है? तो ईमेल रिकॉर्ड्स को, लेन देन डाटा को जांच का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखकर कानून कैसे तैयार किए गए हैं? तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े खतरों को भी ध्यान में रखा गया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन में क्या सुधार किया जा रहा है? तो इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है और लीगल और फॉरेंसिक जो स्किल्स हैं उनको जो है बढ़ाया जा रहा है। कौन से क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो बैंकिंग में, स्वास्थ्य सेवा में और सरकारी डाटा को सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इन कानूनों में। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो लोगों के मध्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। डिजिटल तकनीकों के प्रभाव को ध्यान में रखकर कानून प्रणाली में क्या किया जा रहा है? तो नवाचार किया जा रहा है और सतत विकास अर्थात कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट किया जा रहा है। साइबर अपराधों के खतरों का समाधान कैसे किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सहयोग बढ़ावा जा रहा है कि पहले तो आपस में टेक्नोलॉजी शेयर हो और उसके बाद प्रयास हो कि अगर कोई अपराध जो है भारत की जो सीमाएं हैं उसके बाहर हुआ है तो उस देश की मदद लेकर के उसको जो है सुलझाया जाए। तो मित्रों, योजना जो मैगजीन थी नवंबर माह की, उसका जो पूरा फोकस था वो संविधान पर और ये नए कानून जो बने हैं इन पर था। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें फैक्ट्स आए हैं और किसी न किसी परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों कानून हैं ये बिल्कुल अभी पारित किए गए हैं और इन पर क्वेश्चन आएगा जरूर। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे आपको जो है सभी महत्वपूर्ण जो इस तरह के वीडियो हैं आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।